हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे और मज़ेदार होंगे। मैं पवन कुमार आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग अच्छे हो तो ना? चलिए ठीक है। आप जैसे ये हमारे रोज़ डेली करंट अफेयर के नाम से जो भी क्लास चल रही है, आज ये हमारी क्लास नंबर 8 हो रही है। कब ये 10 होगी, कब 50 होगी, कब 100 होगी, धीरे धीरे एक एक क्लास बढ़ते हुए कब हम बहुत एक लंबी क्लास की ओर बढ़ चलेंगे हमें भी नहीं पता चलेगा और शायद आपको भी नहीं। और लेकिन इन सब से बनने वाले प्रश्न अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से सब चीज़ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये परीक्षा में बहुत कुछ देने वाले हैं, ताकि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप परीक्षा को फोड़ेंगे और उस परीक्षा को फोड़कर आप अपने सपनों को पा सकेंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं, फिर आगाज़ करते हैं। आइए देखते हैं आज की जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें थीं उन सब में क्या है खास। ठीक है, चलिए डेली करंट अफेयर्स के नाम से एक क्लास आपको रोज़ाना चलती है, आप लोगों को इसकी आदत भी हो गई होगी। चलिए देख लिए, आपकी हमेशा की तरह आज भी कुछ लाइनें हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। हर एक आदमी में एक गुण ज़रूर होता है जो किसी दूसरे के पास नहीं होता। माना सबके पास अलग अलग गुण होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। सेम क्वालिटी तो हर किसी में नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात वो प्रतिभा, वो टैलेंट आपके अंदर होगा जो दूसरे के अंदर नहीं है। तो अपने टैलेंट और अपनी प्रतिभा को परखिए और जानिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी लाइन है। आइए आगे देखते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी 2025। हाँ देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और फिर उसके बाद 3 दिसंबर, फिर 4 दिसंबर। जो इसका सही ऑप्शन होने वाला है वो 4 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया भैया? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही हम नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक बात याद रखना, 4 दिसंबर सन 1971 में क्या हुआ था? सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। भारत वर्सेज पाकिस्तान, या फिर पाक भी बोलते हैं जिसे हम, भारत वर्सेज पाक के बीच दूसरा युद्ध लड़ा गया। अगर पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध लड़ा गया था 1965 में। ठीक है, तो 1971 में भारत और पाक का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था, अर्थात बांग्लादेश को हम लोगों ने सहायता दी थी या फिर आज़ाद कराने में हमारी अहम भूमिका रही है बांग्लादेश को। तो उसमें जब दूसरा युद्ध लड़ रहे थे तो 4 दिसंबर सन 1971 में 4 दिसंबर को ही हमारी एक नौसेना, जो नौसेना हमारी सेना होती है, उसने एक ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी पाकिस्तान की सेनाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए हमारी नौसेना, जो सेना होती है अर्थात नेवी सेना, उसने 4 दिसंबर सन 1971 में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसी ट्राइडेंट अर्थात इसी दिन को इसीलिए हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, यहीं पे अच्छा तीनों सेनाओं का दिवस लिख लेते हैं, तो क्रम से लिखेंगे। थल सेना दिवस ये होता है 15 जनवरी को। कब होता है? 15 जनवरी को। वहीं पर अगर बात करें वायुसेना दिवस जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं, और थल सेना को इंडियन आर्मी। वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को। कब होता है? 8 अक्टूबर को। यहीं पर अगर बात करें जल सेना, अर्थात जिसे हम नौसेना कहते हैं या फिर नेवी भी बोलते हैं इसी को हम, जल सेना की बात करें तो 4 दिसंबर को, जिसकी खबर आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से ये सारी चीज़ें हम आशा करते हैं आप लोगों को पता होंगे। थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर और जल सेना अर्थात नेवी या फिर नौसेना 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इसलिए क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था 1971 में। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1965 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत यात्रा पर कौन आए हैं? 2 दिन या 2 दिवसीय की यात्रा पर कौन आए हैं रूस की तरफ से? अर्थात ये कौन सा भारत और रूस शिखर सम्मेलन है? 23वें नंबर का है। तो 23वें नंबर के रूस की तरफ से कौन आए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन सही होने वाला है व्लादिमीर पुतिन। आप लोग जानते होंगे, ये तस्वीर में भी दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये हमारे भारत के पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी गले लगाते हुए स्वागत किया था। व्लादिमीर पुतिन हैं कौन? इनकी बात करें तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं।
ठीक है। ये जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उसमें बड़े चर्चित नाम आप सबको अच्छे से भलीभांति इनके बारे में पता हो रहा हो या पता होगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो लगभग 2 दिवसीय या 2 दिन के लिए भारत यात्रा पर हैं और हमारे भारत और रूस के बीच वैसे भी संबंध अच्छे थे बहुत पहले से ही। हमेशा रूस हमारे सहयोग के लिए खड़ा रहता है और इसके और भारत और रूस के बीच लगभग 16 विषयों पर समझौता भी हुआ है। इतनी बातें याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, देहरादून, मेघालय, दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो देहरादून। कहाँ पर हुआ है? देहरादून। लेकिन देहरादून पड़ता कहाँ है? देहरादून किस देश की या किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड। किसकी राजधानी भैया? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें तो ये कब या किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। कब? 9 नवंबर 2000 में, यानी सन 2000 में किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था पहले, 2000 से पहले उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? उत्तराखंड बना था। तो कब बना था? 9 नवंबर 2000। इसी तरह 1 नवंबर को बना था कौन? छत्तीसगढ़। और 15 नवंबर को बना था झारखंड। ये सारी चीज़ें आपको हमने पढ़ाया राज्य पुनर्गठन में। आइए देखते हैं फिर आगे। अच्छा हाँ, विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन होता है क्योंकि देखिए नाम से ही स्पष्ट है आपदा, यानी जो भी भूकंप आते हैं या बाढ़ आते हैं या फिर सूखा आता है, यानी जो भी आपदाएं या जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन सभी को विश्व भर का सम्मेलन होता है। विश्व के सारे देश मेंबर इकट्ठा होते हैं, हमें कैसे आपदा में एक दूसरे का साथ देना है, कैसे आपदा में हमें नियंत्रण रखना है, उन सब के विषय में सभी लोग सहयोग बैठकर एक चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस वाला विश्व आपदा शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? देहरादून में। आइए आगे देखते हैं फिर। आगे हैं 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? वाइस चांसलर का मतलब अर्थात कुलपति कौन बनी है? तो 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, एक नागपुर में यूनिवर्सिटी 100 साल में पहली बार कोई महिला कुलपति बनी है। अर्थात तो ऑप्शन है उषा देवी, मलानी क्षीरसागर, प्रियंका दुबे, मीरा देवी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मनाली क्षीरसागर होगा। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। अच्छा, इनको नियुक्त कौन किया है? तो नागपुर बता दे तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो वहाँ का जो राज्यपाल होता है, अर्थात महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में आचार्य देवव्रत। कौन है महाराष्ट्र के राज्यपाल? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इन्होंने नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया है? वाइस चांसलर नागपुर यूनिवर्सिटी का मलानी क्षीरसागर को। ठीक है, और 100 साल में ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है। तो इसलिए प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए हम इसको लेकर आए हैं आपके सामने। आइए अगला देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा वाइट पेंच ही लग गए थे बीच में। हाँ, अगला क्या है? हाल ही में कहाँ के मैंड्रिन ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया? देखिए, जीआई टैग की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी जान ले, अर्थात वो पहली बार आज जो क्लास देख रहे हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेटेड। अगर इसका हिंदी में बात करें तो भौगोलिक सांकेतिक, क्योंकि हम कई बार लिख चुके हैं तो आज लिखेंगे नहीं, आपको ऐसे बता देते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये 10 साल के दिए जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कौन सा मंत्रालय देता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, जीआई टैग का एक्ट कब आया था? लिख लेना। अच्छा, जो बच्चे पहली बार हों, साल एक्ट आया था 1999। और इसकी बात करें लागू कब से हुआ था? लागू जीआई टैग किया गया था 2003 से। और दिया कब गया? तो 1 साल बाद, अर्थात 2004 में। अच्छा, दिया गया कब, किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। तो वही तरह पूछा गया है मैंड्रिन ऑरेंज, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ऑरेंज, ठीक है, अच्छे अच्छे हैं, तुम्हारे लिए ही हैं। हाँ, ऑरेंज हैं। तो मैंड्रिन ऑरेंज अर्थात कहाँ का है? जो जीआई टैग मिला है तो दार्जिलिंग का है। कहाँ का है? दार्जिलिंग का। फर्स्ट बार यहीं की चाय को जीआई टैग भी दिया गया था सन 2004 में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक। एक बार आप लोग सोचने की कोशिश करिए, जब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, आइए देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक। तो सही आंसर जो इसका होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो बिहार।
बिहार की सरकार ने ये योजना शुरू किया। अच्छा, ये योजना है क्या? मुख्यमंत्री भारत योजना। तो इसके अंतर्गत क्लास जो बिहार के बच्चे हैं और वो भी जो भी सरकारी स्कूल अर्थात जो गवर्नमेंट के अंतर्गत, ना कि प्राइवेट वाले बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को 9 से 12 तक के बच्चों को भारत भ्रमण कराया जाए। भारत की ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाई जाएंगे। पूरे भारत में जो भी ऐतिहासिक, हमारे भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो उन सब के बारे में उनका दर्शन करवाएगी। कहाँ की? बिहार की राज्य सरकार, जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, विद्यालय के बच्चे हैं, उनको, ना कि प्राइवेट को। ये बिहार सरकार ने शुरू किया। बिहार सरकार की बात करें तो ये भाई साहब हैं, कौन है? CM वहाँ के हैं, आप लोग अच्छे तरह परिचित होंगे। मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, अर्थात 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये हैं नीतीश कुमार वहाँ के CM। क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, कहाँ की? बिहार। और बिहार की राजधानी तो कॉमन से चीज़ है, बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना। आइए अगला देखते हैं। हाँ, आगे है, हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पाद को GI टैग दिया गया है? अर्थात तमिलनाडु के भी उत्पाद को GI टैग मिले, लेकिन कितने उत्पादों को दिया गया है? तो वह आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 5। तो जो सही आंसर है इसका वो 5 उत्पादों को GI टैग मिला। कितने उत्पाद को? 5 उत्पादों को। अच्छा, 5 प्रोडक्ट हैं कौन कौन से? तो देखिए लिखा है तमिलनाडु के 5 और उत्पादों को मिला GI टैग। अभी GI टैग के बारे में हमने एक क्वेश्चन में आपको बता ही दिया है। तो अच्छा देखो वो कौन से 5 प्रोडक्ट हैं। एक तो है कॉटन की साड़ी को मिला है GI टैग, फिर उसके बाद है पारंपरिक गुड़ पाउडर है वहाँ की, और फिर है मकल्लल पात्रंगल, फिर वहाँ की चावल को मिला है, और लकड़ी के खिलौनों। इस तरह से 5 प्रोडक्ट हैं। एक कॉटन की साड़ी, दूसरा गुड़ पाउडर, तीसरा है मकल्लम पात्रलंग, फिर वह दूसरा है चावल और लकड़ी के खिलौने। इस तरह से तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। ठीक है, एक मिनट आपको दिखाते हैं वो 5 प्रोडक्ट है कौन से। देखिए ये हैं आपके 5 प्रोडक्ट। ठीक है, एक ये है, ये, और ये कॉटन की साड़ी, और ये चावल, और ये एक इत्र वाला जिसे आप पतलांगल कह सकते हो, या एक इत्र। उस तरह से 5 प्रोडक्ट हैं जो कि तमिलनाडु के GI टैग दिए गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे एक 8वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा क्रिकेटर सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? अर्थात क्रिकेट के जितने भी प्रारूप होते हैं, वनडे, T20 और टेस्ट, यानी तीनों प्रोडक्ट से संन्यास ले लिया, ऐसा करने वाला भारत का कौन सा क्रिकेटर है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। विराट कोहली नहीं, अभी इन्होंने 2 फॉर्मेट से संन्यास लिया। कौन कौन से? टेस्ट और T20, सभी वनडे खेलते हैं। और रोहित शर्मा, ये भी टेस्ट और T20 संन्यास लिया, लेकिन वनडे अभी खेलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है मोहित शर्मा, और D ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मोहित शर्मा। आपको तस्वीर में भी जो क्रिकेट देखते हैं वो पहचान भी चुके होंगे कौन से बॉलर हैं। मोहित शर्मा, ये इंडिया की तरफ से एक बेस्ट बॉलर थे। ठीक है, तो बैट्समैन नहीं, क्योंकि इनके हाथ में गेंद, तो आप समझ सकते हैं क्या थे, बॉलर थे। और कौन है? मोहित शर्मा सभी प्रारूपों से, अर्थात जो 3 फॉर्मेट होते हैं, सबसे संन्यास ले लिया है। हाँ, आगे देखते हैं भाई साहब। ये प्रश्न तो आपके लिए प्रेरणादायक और भाई मानना पड़ेगा। देखिए क्या है, सबसे कम उम्र में फीडे रेटिंग पाने वाला बच्चा कौन बना है? आपके ऑप्शन है कौशल, और B ऑप्शन है सर्वेश सिंह कुशवाहा, और C ऑप्शन है अभिनव, और D ऑप्शन है विनय सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सर्वेश सिंह कुशवाहा। मात्र 3 साल का बच्चा, बड़े है हीरो, देखो चश्मा लगाकर बैठा हुआ है, मात्र 3 साल का। अगर इसकी आयु की बात करें तो 3 साल का। 3 साल के बच्चे ने इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए कि इसने सबसे कम उम्र में फीडे रेटिंग, अर्थात फीडे रेटिंग होती क्या है? तो एक शतरंज में खेल होता है, जो शतरंज आपने चेस बोर्ड पे देखा हो, शतरंज, ठीक है, उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करता है फिर फीडे रेटिंग दिया जाता है कि हाँ अगर आप अच्छा गेम कर रहे हैं, अच्छा खेल खेल रहे हैं शतरंज में, तो आपको एक रेटिंग मिलती है। तो सबसे कम उम्र में रेटिंग पाने वाला कौन है भैया? सर्वेश सिंह कुशवाहा, मात्र 3 साल और कुछ महीने के हैं। तो ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कितना नवयुवक बच्चा है भाई। इतने उम्र में तो हम सही से कंचे भी नहीं खेल पाते थे, और इस बच्चे ने तो इतिहास ही रच दिया। ठीक है, हाँ, इसमें इतिहास रचने में एक महत्वपूर्ण योगदान इसकी माँ का भी है। माँ के इसलिए क्योंकि ये फ़ोन स्क्रीन बहुत टाइम व्यस्त रहता है। इसकी माँ ने फ़ोन स्क्रीन को हटवाने के लिए इसके सामने चेस का बोर्ड रख दिया कि कम से कम फ़ोन कम देखें, इस चेस में ही बिजी रहें। और वो बच्चा खेलते खेलते 30 साल में इतिहास रच दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, क्योंकि इतिहास बन चुका तो शायद पूछा जा सकता है।
तो आप फिर सबसे कम उम्र में फीडर रेटिंग पाने वाला बच्चा कौन सा है, तो क्या बताएंगे, सर्वक सिंह कुशवाहा। हाँ, कुशवाहा, ठीक है, मात्र 3 से। चलिए एक और जानदार प्रश्न है, देखिए क्या है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में करते हैं, एक सबसे कम उम्र में। अगर इनकी बात करें, एक क्रिकेट से रिलेटेड है, एक क्रिकेट में एक ट्रॉफी होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है, तो उनके सही ऑप्शन होंगे वैभव सूर्यवंशी। इनको इनकी उम्र जो बताई जाती है रिपोर्ट के अनुसार वो 14 साल। कितने साल बताई जाती हैं, 14 साल। सबसे कम उम्र में शतक जड़ दिया, जो कि 58 गेंद पे 101 रन ऐसे मारे हैं महाराष्ट्र के खिलाफ, ठीक है। सबसे कम उम्र में यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, वैभव सूर्यवंशी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं फिर। हाँ, ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि हमने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत कम समय में पढ़ाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। देखिए पिछली क्लास का रिवीजन क्या है, आप लोग बताना सभी लोग। हाल ही में पीएनबी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आपको हमने बताया था पीएनबी का किसे, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। और दूसरी बात करें, हाल ही में वाटर पॉजिटिव कौन सा एयरपोर्ट बना है, तो आपको हमने बताया था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है कहाँ है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो दिल्ली में है, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आइए आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो हमने आपको बताया था किसे नियुक्त किया था, विवेक चौधरी को, विवेक चतुर्वेदी हैं, विवेक चतुर्वेदी को, ठीक है। वहीं में हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई थी, कब मनाई गई थी, 3 दिसंबर को। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जीरादेव, ठीक है, बिहार में। चलिए आगे देखिए, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है, तो आपको हमने बताया था ट्रॉसी जाली और गायत्री गोपीचंद, यही थे ना भाई साहब, जी हाँ, गायत्री गोपीचंद, ठीक है। आइए देखते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना था, तो हमने आपको वर्ड बताया था रेज बैट, इस शब्द को चुना था, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शैवाल एक्सपो कहाँ होगा, तो हमने आपको बताया था कोच्चि में होगा। कोच्चि पड़ता कहाँ है, केरल में। फिर है, हाल ही में LIC के नए प्रबंधक कौन बने हैं, तो आर चंदर, कौन बने हैं, आर चंदर। आगे देखिए फिर। हाँ, एक और लास्ट है, हाल ही में विदेशी टूरिस्ट को आकर्षित करने वाला अग्रणी राज्य कौन था, हमने आपको बताया था कौन था भैया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए थे। तो ये आज की क्लास थी, जो कि हमने कम समय में पूर्ण करने की कोशिश की है। तो इसी तरह हाँ, लेकिन आपके लिए एक सूचना है, जो भी करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं अभी या आपकी इस क्लास से पहले ही आज से हमारा एक नया आगाज़ हुआ है इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमने वहाँ पर इतिहास शुरू किया है, और इतिहास एकदम थ्योरी बेस कि आपको एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक, तो आप भी उस क्लास से जुड़ जाइए। रोज़ाना वो क्लास सोमवार से शनिवार तक होगी, अर्थात मंडे से लेकर सैटरडे तक। आपको उसमें हम थ्योरी वाइज बढ़िया अच्छे से इतिहास कंप्लीट कराने वाले हैं, एकदम फ्री में, एकदम मुफ्त, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, ये पहली बार आए हों, तो आपको ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।